वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिस्ट्री विद राघवेंद्र राजपूत। इतिहास के क्लास में आप सभी भाइयों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मार्ले मिंटो सुधार। 1909 की बात करेंगे। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अच्छा, इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, अभी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। कि उस समय भारत के सचिव थे मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट सन 1909 में पारित किया, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहा जाता है। याद रखिए, मार्ले सचिव थे और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। सन 1909 था, उसी के अनुसार पर इसका नाम रखा गया मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या था, देखिए। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा पार्टी विधानमंडलों के ये नहीं है, इसको अभी सुधार करवा दे रही है प्रांतीय विधानमंडलों के। ठीक है, अभी रुकिए, सुधार करा। तो ये प्रांतीय विधानमंडलों, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय थे और प्रांतीय थे विधानमंडल, उनके आकार में और उनकी ताकत यानी उनकी शक्ति में बढ़ोतरी की गई। दूसरा पॉइंट क्या था मार्ले मिंटो सुधार के तहत, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार में वृद्धि या उनकी शक्तियों में वृद्धि किस सन में की गई थी या किस एक्ट के तहत की गई थी। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत की गई थी, 1909 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन इसी का बना हुआ है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था, ये किसके तहत की गई थी, मार्ले मिंटो के तहत। तो नंबर 1 में ये हो गया, नंबर 2 में ये हो गया। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर यानी समय बदलने के साथ साथ भारत के विभाजन का कारण बनी और भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में हो गया। इसी वजह से, यहीं से इन्होंने ये विभाजन का बीज बो दिया था। अगला है, कांग्रेस ने इन सुधारों का विरोध किया जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। आगे है दिल्ली दरबार। अब हम पहुंचेंगे दिल्ली, भारत की राजधानी में। 1911 की बात, दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया। दिल्ली दरबार किसके स्वागत में हुआ था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में। कब हुआ था, 1911 में। कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ जाए तो आप कालक्रम में व्यवस्थित कर देंगे। 1909 में था मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में दिल्ली दरबार। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। किसने, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन को रद्द कब हुआ, दिल्ली दरबार में। कब हुआ, 1911 में। किसने रद्द करने की घोषणा की, लॉर्ड हार्डिंग ने। अच्छा, इसी में कमेंट करके बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 1907, 1905, 1910 और 1906। बताइए इसमें से। और इसी दरबार में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा करके नोट किया जाए। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो दिल्ली दरबार से कितने क्वेश्चन बने हैं। दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में आयोजित किया गया। किसके सम्मान में, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में या सम्मान में। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। बंगाल विभाजन रद्द हुआ इसी में। किसके आदेश, किसने घोषणा की, लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की। इस दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इतने क्वेश्चन इन 4 लाइनों से 5 लाइनों से आपको मिलने वाले हैं। बहुत सटीक नोट्स में लेकर के आया हूँ। किसी किताब में इतना शार्ट, इतना बढ़िया नोट्स आपको नहीं मिलने वाला है। आप अपना नोट्स तैयार करते रहें स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोक रोक करके।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि। जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर गुजरात प्रांत में है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, दादा उत्तमचंद गांधी और पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इनको उपलब्धियां कौन कौन सी दी गई। बापू नाम से इनको किसने संबोधित किया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने, भारत का अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल। तो ये 5 उपलब्धियां जो आपको दी हुई हैं, आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर। इनमें से एक उपलब्धि लगभग अक्सर कर परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। 80% या 90% परीक्षाओं में इनमें से एक पूछ दिया जाता है कि बापू नाम किसने दिया, महात्मा नाम किसने दिया, राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया, वन मैन बाउंड्री फोर्स से किसने संबोधित किया, और भारत का अर्धनंगा फकीर किसने कहा। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, ये 2 नाम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। ये 2 नाम अंग्रेजों के द्वारा दिए गए, माउंटबेटन और विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो यहाँ देखिए वन मैन, एम से मैन याद रखिए, एम से माउंटबेटन याद रखिए। ठीक है, बाउंड्री फोर्स अंग्रेजी में नाम है ये। उसके बाद भारत का अर्धनंगा फकीर, ये नाम जो है कोई भारतीय उनको नहीं देगा, ये नाम हमेशा कौन देगा? अंग्रेज देंगे। तो अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल, किसने? क्योंकि ये अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए थे ये बिल्कुल हमें अर्धनंगा ही करने के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे। तो इस तरीके से ये याद रखिए, अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। राष्ट्रपिता नाम सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। ठीक है, तो महात्मा और नाथ दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो समझ लीजिए, इसे ट्रिक से याद कर लीजिए। और बापू जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, क्योंकि ये गांधी परिवार से हैं नेहरू जी, और ये भी गांधी हैं बापू। ठीक, इस तरीके से ट्रिकों से इनको याद कर लीजिए। आगे है प्रसिद्ध समाचार पत्र यंग इंडिया, इनका 1909 में प्रसिद्ध समाचार पत्र है। 1909 में एक और घटना है, एक और एक्ट है, कमेंट करके बताइए। अभी हमने पढ़ाया है 1909 में कौन सा एक्ट है या कौन सा सुधार है, क्या है। ठीक है, इसके बाद में नवजीवन 1909, 1919 नवजीवन जो है 1919 गुजराती में। अब ये इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यंग इंडिया 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया, और ये किस भाषा में था, बस ऐसे ही पूछ देंगे। तो यंग इंडिया इसका अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी भाषा में हो गया, ऐसे याद रखिए 1909 में। नवजीवन 1919 ये गुजराती भाषा में है, और हरिजन ये हमारा हिंदी का शब्द है, और 1933 की बात करेंगे, ये हिंदी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसके बाद में पुस्तकें इनकी, हिंद स्वराज्य हिंद स्वराज्य 1909 गुजराती में कहाँ पर रची थी? एक जहाज पर रचित पुस्तक गांधी जी के द्वारा कौन सी है? हिंद स्वराज्य है। कब रची? 1909 में। किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। बहुत पॉइंट मिल रहे हैं, ध्यान रखिए इनको। अब देखिए आगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 की बात है, गुजराती भाषा में। इसके बाद में है 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। और 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? आप लोगों को सबको पता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजनीतिक गुरु इनके कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की? 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 18 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बगैर सलाह किए भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर दिया। अंग्रेजों ने भारत को मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर दिया प्रथम विश्व युद्ध के समय, और भारतीयों से सलाह नहीं ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया गांधी जी ने? प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों को सहयोग देने की नीति अपनाई तथा उनके माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया कि इनको इसके बदले हम इनसे कहेंगे हमें आज़ादी दीजिए। इसी क्रम में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेवा में भर्ती होने के लिए उकसाया, इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा मिली। इनकी एक और संज्ञा है, भर्ती करने वाला सार्जेंट। क्यों मिली? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने अधिक से अधिक भारतीयों को सेना में भर्ती करने के लिए उकसाया।
अंग्रेजों ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। 5 उपाधियां मैं आपको बता चुका हूं। इनकी 6वीं उपाधि है कैसर ए हिंद, महात्मा गांधी की उपाधि है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है सत्याग्रह। चंपारण में 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया। तिनकठिया पद्धति चंपारण में, चंपारण बिहार में है, और ये एक तिनकठिया पद्धति खेती करने के लिए आई थी, उसी संबंधित है, बता चुके हैं हम आपको पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो उसके विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था। ये सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। स्थान बिहार के चंपारण में। मुद्दा क्या था? नील उत्पादन की तिनकठिया पद्धति के संबंध में। देखो यहाँ पर भी है नील उत्पादन, मतलब वहाँ पर ये सिस्टम था कि 1/3 जो ज़मीन थी, भूमि थी, उस पर नील का उत्पादन किया जाएगा, और खाने के लिए, मतलब खाद्यान्न फसल जो है वो हो खाने के लिए या ना हो, नील उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया गया था। अब इनको बुलाया किसने था, आमंत्रित किसने किया था? पंडित राजकुमार शुक्ला। कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने हैं देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। किस पद्धति के विरोध में हुआ? तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ। और स्थान कौन सा था? बिहार के चंपारण में। तिनकठिया पद्धति क्या है? नील उत्पादन की तिनकठिया पद्धति, नील उत्पादन से संबंधित है। इनको आमंत्रित किसने किया था? पंडित राजकुमार शुक्ला ने। इतने क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, क्वेश्चन सारे, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अनशन। अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, और इनका पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग सफल भी हुआ। अनशन कब था? 1918 में। और सत्याग्रह कब था? 1917 में। सत्याग्रह था बिहार के चंपारण में, और अनशन कब था, कहाँ था? अहमदाबाद। ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ 1919 में। 1917, 1918, 1919, 3 लिख लीजिए लगातार। 1917 बिहार, 1918 अहमदाबाद, और 1919, ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में। आमरण अनशन 1932, और खेड़ा आंदोलन 1918। 1918 में 2 आंदोलन हो गए, एक तो अनशन हो गया और एक खेड़ा आंदोलन हो गया, ठीक है। और दोनों गुजरात की बात करेंगे हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी, या रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड के, किस कांड के विरोध में त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इस तरीके से घुमा घुमा क्वेश्चन होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी या हंटर आयोग, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया? जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, ये अंग्रेजों ने किया था। अभी इससे एक और कमेटी की गठन किया गया था, इसको जो है जांच करने के लिए, हम आगे से बताएंगे। देखिए, इस रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 18 मार्च 1919 रोलेट एक्ट जो है, अभी हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कहीं पर, ये देखो हमने बताया है यहाँ पर, रोलेट एक्ट 1919, इसके विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था। अब यहाँ पर आ जाइए, 18 मार्च 1919 का दिन, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को, भारतीय नहीं भारतीय, यहाँ पर यह और जुड़ा हुआ है, राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेश मात्र पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब कोई सूचना मिल जाए कि राजद्रोह में ग्रस्त है, चाहे हो या ना हो, तो ऐसे भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों के संपर्क गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता था। ये इसमें कानून था, बिल्कुल बिना किसी सबूत के, सिर्फ सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का, और ऐसे भारतीय अभियुक्तों को वकीलों से संपर्क करने की कोई इजाज़त नहीं थी। इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया? देखिए इसके कितने नाम हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, या काला कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून, या काला कानून। इसको काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को। काला कानून कब पारित हुआ? 18 मार्च 1919 को। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह रोलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये कब किया था? ये भी 1919 में किया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1919 से 1922 नेतृत्वकरण पहले अली बंधुओं के द्वारा, बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। 1919 से 1922 में
नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली बंधु। अली बंधु के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था और मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 अली बंधु थे। बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? खिलाफत आंदोलन का। तो ये कुछ सूक्ष्म जानकारी आप तक साझा की। फिर मिलते हैं किसी रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।